वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इसमें आज देखेंगे 17 जून के डेली करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) न्यूज़ के अंदर क्यों है और इसके संबंध में क्या शक्तियाँ हैं वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट है ड्रग्स के खिलाफ युद्ध क्या है, वर्तमान परिदृश्य क्या है, ठीक है, और कौन से राज्य की रैंक कौन सी है वो भी हम देखेंगे। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे हम वेब 5.0 क्या है और प्रवर्तन निदेशालय क्या है, ईडी, जो कि आपको आप अभी न्यूज के अंदर है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए डेली बुलाया जा रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है। तो ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। संरचना देखेंगे इसकी, अन्य कार्य देखेंगे और विशेष अदालतें देखेंगे। फिर लास्ट देखेंगे पगड़ी दिवस अधिनियम, तो ये कहाँ पर लाया गया है तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) क्या है, हाल ही में निर्वाचन आयोग। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो निर्वाचन आयोग है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर शामिल किया गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय से उन सीटों को सीमित करने पर विचार करने के लिए कहा जहां से एक उम्मीदवार सिर्फ एक सीट के लिए ही चुनाव लड़ सकता है। इस संबंध में शक्ति क्या है, तो संविधान में संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों में प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, इस संविधान में जो संसद है वो संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों में प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। इसके अनुसार संसद द्वारा लिखित कानून बनाए गए। तो जो इसके अनुसार मतलब इसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। वो क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। ये प्रमुख 3 कानून हैं जो संसद को ये शक्ति देते हैं कि वह संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संबंधित सभी मामलों में प्रावधान करने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के तहत किसी उम्मीदवार को 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से कोई भी चुनाव, चाहे वो संसदीय हो, राज्य विधानसभा हो, द्विवार्षिक परिषद हो या उपचुनाव हो, लड़ने की अनुमति दी गई है। किसके तहत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के तहत। यह प्रावधान 1996 से लागू किया गया था। इसके पहले एक उम्मीदवार केवल चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई रोक नहीं थी। मतलब एक जो उम्मीदवार होता था 1996 से पहले वो कितने भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन बाद में इनको 2 निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। धारा 70 उम्मीदवारों को लोकसभा राज्य में 2 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने पर रोक लगाती है, ठीक है। तो ये है प्रमुख। नेक्स्ट क्या है, उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने पर क्यों रोका जाना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट, एक उम्मीदवार, एक निर्वाचन क्षेत्र लोकतंत्र की कहावत है। क्या है, एक व्यक्ति एक वोट, एक उम्मीदवार और एक निर्वाचन क्षेत्र। हालांकि कानून के अनुसार जैसा कि आज है, एक व्यक्ति एक ही पद के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। जब कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ता है तो वह यदि दोनों सीटों पर जीत हासिल करता है तो उसे अनिवार्य 2 सीटों में से एक सीट खाली करना होगा। तो ये तो कंफर्म है क्योंकि एक व्यक्ति एक सीट के ऊपर ही रह सकता है। यह प्रावधान उपचुनाव कराने के लिए सरकारी खजाने, सरकारी जनशक्ति और अन्य संसाधनों पर परिणामी अपरिहार्य वित्तीय बोझ के अलावा जिस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार छोड़ रहा है उसके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के साथ भी अन्याय होता है। अन्याय क्यों होता है, क्योंकि अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा है तो यहाँ की जनता ने इसे वोट दिया ये सोच के कि ये आगे हमारे काम आएगा,
या हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। लेकिन अगर वो वहाँ से जीत जाता है और वहाँ से सीट छोड़कर किसी अन्य दूसरी सीट पर भी जीतता है और वहाँ चला जाता है, तो यहाँ के मतदाताओं के साथ तो धोखा हो गया ना, क्योंकि अब उनको ना चाहते हुए भी किसी दूसरे उम्मीदवार के रहमो-करम पर रहना होगा, और वो दूसरा उम्मीदवार ये सोचेगा कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया था तो मैं इनके क्षेत्र का विकास क्यों करूं। तो ये वाली बात हो जाती है। निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए विकल्प क्या है वो हम देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक रूप से सुझाव दिया, यदि मौजूदा प्रावधानों को बरकरार रखा जाता है तो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस सीट के लिए उपचुनाव का खर्च वहन करना चाहिए, जिसे उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत हासिल करने की स्थिति में खाली करने का फैसला करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर वो दोनों सीटों पर जीतता है और जिस सीट को खाली करता है वहाँ पर जितना खर्च हुआ है वो खर्च उम्मीदवार वहन करेगा। ऐसी स्थिति में पुनः चुनाव कराने में विधानसभा चुनाव के लिए 5 लाख रुपए और संसद चुनाव के लिए 10 लाख रुपए व्यय हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के विचार देख लेते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2017 में नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक उम्मीदवार के कई सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रथा राजकोष पर अतिरिक्त भार है, क्योंकि इस स्थिति में उपचुनाव कराए जाने की आवश्यकता होती है। धारा 33(7) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) न्यूज के अंदर क्यों है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं और ये किससे संबंधित है। अब है ड्रग्स के खिलाफ युद्ध। तो ये क्या है वो देख लेते हैं। 1961 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN द्वारा स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स पारित किया गया था। किसके द्वारा? UN द्वारा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विभिन्न पदार्थों के उत्पादन और आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। इस अभिसमय के द्वारा अवैध दवाओं के उपयोग और इनके उत्पादन के उन्मूलन हेतु वैश्विक अभियान की शुरुआत की गई, जिसे ड्रग्स के खिलाफ युद्ध कहा जा रहा है। मतलब जो ये अवैध दवाएं के उपयोग और इनके उत्पादन के खिलाफ जो वैश्विक अभियान शुरू किया गया है उसे ही ड्रग्स के खिलाफ युद्ध कहा जा रहा है। इस अभियान का मानना है कि नशीली दवाओं के निषेध से इनके उपभोग और खपत में कमी होगी। वर्तमान परिदृश्य क्या है? 2011 की एक रिपोर्ट में ड्रग्स पॉलिसी पर गठित एक वैश्विक आयोग ने कहा, ड्रग्स पर वैश्विक युद्ध विफल हो गया है। जो ड्रग्स पर जो ये अभियान चल रहा है वो विफल हो गया है, जिसका विनाशकारी परिणाम दुनिया भर के व्यक्तियों और समाजों के लिए भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जिस दौरान इस तरह का अभियान चल रहा था उस दौर में अवैध दवाओं के वैश्विक बाजार में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि वास्तव में इसमें वृद्धि देखी गई। मतलब कमी तो दूर की बात, इसमें वृद्धि और हुई जब ये वैश्विक अभियान चल रहा था। अब ये देखिए, ड्रग एडिक्शन और अब्यूज रिलेटेड सुसाइड्स इन सम इंडियन स्टेट्स। मतलब जो भारतीय राज्य हैं उनके अंदर जो युवा ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, तो उनकी सुसाइड रेट क्या है उन राज्यों के अंदर। तो पहले नंबर पे कौन है? तो वो है केरल। केरल पहले नंबर पे है 14.2 के साथ। मतलब केरल की जितनी जनसंख्या है उसके अंदर से 14.2 इतने लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो केरल में 10 लाख लोगों पर, ठीक है, 10 लाख लोगों पर 14.2 लोग सुसाइड कर लेते हैं। किसकी वजह से? ड्रग्स एडिक्शन और अब्यूज रिलेटेड सुसाइड्स होते हैं ये केरल के अंदर पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसके अंदर 10 लाख लोगों पर 12.2 लोग, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है जिसके अंदर 10 लाख लोगों पर 7.7 लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो डेटा लिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से लिया गया है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉप 3 तो आपको याद ही रखने हैं कि 10 लाख लोगों पर सुसाइड करने वाले जो पहला राज्य है वो केरल है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा तमिलनाडु। अब वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 देख लेते हैं क्या है ये। पिछले वर्ष यानी कि 2021 वैश्विक स्तर पर लगभग 275 मिलियन यानी कि 27.5 लाख लोग, क्योंकि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, दौरान नशीली दवाओं को इस्तेमाल किया गया और 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित थे। अधिकांश देशों में महामारी के दौरान भांग के उपयोग में वृद्धि देखी गई। तो हाल ही के अंदर आपने पढ़ा था
कि एशियन देश, जो एशियन कंट्री था थाईलैंड, उसने भांग को क्या कर दिया, अपराध मुक्त घोषित कर दिया। इसी अवधि में फार्मास्यूटिकल दवाओं के गैर चिकित्सा उपयोग में भी वृद्धि हुई। नवीनतम वैश्विक अनुमानों के अनुसार 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 5.5% आबादी द्वारा पिछले वर्ष के दौरान कम से कम एक बार नशीली दवाओं का उपयोग किया गया। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 11 मिलियन से अधिक लोग दवाओं का इंजेक्शन लगाते हैं। इनमें से आधे लोग हेपेटाइटिस सी, तो आप मुझे बताएं हेपेटाइटिस जो सी होता है वो कौन से वायरस या बैक्टीरिया से होता है। तो इनमें से आधे लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित होते हैं। नशीली दवाओं के उपयोग के कारण होने वाली बीमारियों के लिए ओपियोइड पदार्थ सर्वाधिक जिम्मेदार बने हुए हैं। ओपियोइड वही जो क्या होते हैं, ओपियम को इन हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ओपियम को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ओपियोइड जो पदार्थ है वो सर्वाधिक जिम्मेदार है। नशीली दवाओं के सेवन के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। एक तो संगति, अगर आप जिस संगति में रहेंगे, तो ये तो बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि संगति का असर तो आता ही है। संग साथ लोगों के साथ नशीली दवाओं का सेवन किया जाना, आर्थिक तनाव में वृद्धि, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, अजमाना प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल, नशों पर प्रभाव डालने वाला सुख और अप्रभावी पुलिसिंग। अगर पुलिस प्रभावी होगी तो ड्रग का जो कारोबार है वो कम होगा, तो इससे ड्रग उपयोग में भी कमी आएगी। अप्रभावी पुलिस होगी तो ड्रग के कारोबार में वृद्धि होगी, इससे ड्रग युवाओं को आकर्षित करेगा। भारत में नशीली दवाओं के सेवन संबंधी के जो मामले हैं वो देख लेते हैं, कौन हैंडल करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में NDPS अधिनियम के तहत कुल 59,806 मामले दर्ज किए गए थे। कितने? 59,806 मामले। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में देश में भांग, अफीम, तो ओपियम को अफीम बोलते हैं, किसको? ओपियम को अफीम का उपयोग करने वाली संख्या क्रम से 1 करोड़ तथा 2.3 करोड़ थी। जो भांग का उपयोग करने वाली जो संख्या थी वो 1 करोड़, जबकि अफीम का उपयोग करने वाली जो संख्या थी वो 2.3 करोड़ थी। मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या से निपटने हेतु भारत सरकार की नीतियाँ और पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी है, जिससे भारत सरकार इन जो मादक पदार्थ हैं उनको नियंत्रित करती है। तो विभिन्न स्रोतों में से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देश के 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान, ड्रग्स मुक्त भारत अभियान को 15 अगस्त 2020 को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो नशा मुक्त भारत अभियान या ड्रग्स मुक्त भारत अभियान है उसको कब लागू किया गया था, तो 15 अगस्त 2020 को हरी झंडी दी गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2018 से 25 की अवधि के लिए नस्ली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना का कार्यान्वयन किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो नस्ली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उसको जो उसकी अवधि होगी वो 2018 से 25 तक की होगी। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सरकार द्वारा नारकोटिक ड्रग्स संबंधी अवैध व्यापार, व्यसनी, नशेड़ियों के पुनर्वास और नस्ली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनता को शिक्षित करने आदि में होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु नस्ली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष नामक एक कोष का गठन भी किया गया है। ठीक है, तो एक कोष का गठन भी किया गया है जिसके अंदर आप योगदान दे सकते हैं और वो जो पैसे आएंगे वो उनके पुनर्वास, जो नशेड़ी है, व्यसनी है, ठीक है, तो उनके पुनर्वास के काम में लगाई जाएंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, तो वेब 5.0 है। तो ये क्या है देखते हैं। वेब 5.0 को जैक डोर्सी की बिटकॉइन बिजनेस यूनिट द ब्लॉक हेड TBS द्वारा विकसित किया जा रहा है। सरल शब्दों में अगर कहें तो वेब 5.0, वेब 2.0, वेब 3.0 का जोड़ है। मतलब जो वेब 5.0 है वो 2 और 3 का एडिशन है, अर्थात इसमें 2.0 और वेब 3.0 दोनों की विशेषताएं शामिल होगी जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर अपनी पहचान पर स्वामित्व रखने और अपने डेटा को नियंत्रित करने की अनुमति होगी। वेब 3.0 और 5.0 दोनों में सरकारों या बड़ी तकनीक द्वारा सेंसरशिप के खतरे के बिना और बगैर महत्वपूर्ण कटौती के डर
के इंटरनेट की परिकल्पना की गई है। तो ये देखिए वेब 1.0 जिसके अंदर केवल की फीचर्स थे, जैसे स्टैटिक पेज हो गया, कंटेंट ओन बाय द क्रिएटर ऑफ ए वेबसाइट हो गया, वेबसाइट्स वर क्रिएटेड ओनली टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। फिर 2.0 आया, ठीक है, फिर ऐसे ही वेब 3.0 आया। तो ये इसके फीचर्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय क्या है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है। एक बहु अनुशासनिक संगठन है जो आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। इस निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। कब की गई थी? 1 मई 1956 को, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 फेरा के अधिनियम फेरा 1947 के अंतर्गत विनियमन नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था। ठीक है, तो जो फेरा 1947 के अंतर्गत 1 मई 1956 को इसकी स्थापना की गई। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। नाम कब बदला गया? 1957 में। प्रवर्तन निदेशालय वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक भाग है। इस संगठन का कार्य किसका भाग है? वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का। इस संगठन का कार्य 2 विशेष राजकोषीय विधियों यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी कि फेमा और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA के प्रावधानों को प्रवर्तित करना है। तो ये 2 अधिनियमों के तहत काम करता है, एक तो फेमा 1999 और एक PMLA 2002 के तहत। इसकी संरचना देख लेते हैं। तो संरचना के अंदर कौन कौन है? प्रवर्तन निदेशालय में कार्मिकों की सीधी भर्ती के अलावा विभिन्न जांच अभिकरणों अर्थात सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य कार्य देख लेते हैं इसके। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भारत से भगोड़ों के मामले पर कार्रवाई करना। फेमा के उल्लंघनों के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 यानी कि कोफीफोसा के तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले भी ये देखता है। तो एक तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और एक फेमा के उल्लंघनों में जो विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 यानी कि कोफीफोसा के तहत निवारक विरोध के प्रायोजक मामले भी ये देखता है। इसकी विशेष अदालतें कौन कौन सी हैं? धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत जो कि 2002 का अधिनियम है की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया जाता है। इन अदालतों को PMLA कोर्ट भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि PMLA कोर्ट क्या होते हैं। PMLA अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई भी अपील सीधे क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे सेंटेंस देखिए ये पूछा जा सकता है कि PMLA अदालत के खिलाफ कोई भी अपील सीधे क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय में दायर नहीं की जा सकती, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि दायर की जा सकती है। और आज का अंतिम टॉपिक है पगड़ी दिवस अधिनियम। तो ये कहाँ पर लाया गया है? तो ये कनाडा में लाया गया है और कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। कनाडा के अंदर पंजाबी और सरदार जी बहुत लोग हैं, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर पगड़ी दिवस अधिनियम लाया गया है। कनाडा के मैनिटोबा राज्य में पगड़ी दिवस अधिनियम यानी कि टर्बन डे एक्ट पारित हो चुका है। इस अधिनियम के तहत अब हर साल 13 अप्रैल को पूरे राज्य में, कब? 13 अप्रैल को पूरे राज्य में यानी कि पूरे कनाडा में पगड़ी दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। विधेयक को पेश करते समय राज्य की विधानसभा में कहा गया कि राज्य में साल में इस तरह का एक दिन मनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि पगड़ी आधिकारिक तौर पर कनाडा की विविधता और बहुसंस्कृतिवाद को दर्शाती है। 13 अप्रैल को क्यों चुना गया, तो वो भी देख लेते हैं। सिखों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार बैसाखी, जो आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को पड़ता है, खालसा पंथ के जन्म की याद दिलाता है। इसी दिन वर्ष 1699 में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों के बीच आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो खालसा पंथ की नींव 1699 में
10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपनी अनुयायियों के बीच आनंदपुर साहिब में रखी थी। ठीक है। और 13 अप्रैल को क्यों मनाया जाएगा पगड़ी दिवस? क्योंकि उसी दिन बैसाखी का त्यौहार आता है, इसलिए 13 अप्रैल को चुना गया। तो ये थे हमारे 17 जून के प्रमुख करंट अफेयर जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।